हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे कुछ एमसीक्यूज ऑफ द पोको एंड कैच अ फॉलोइंग स्टार बाय जॉर्ज। तो इसकी बहुत डिटेल में समरी पढ़ चुके थे हम। लिंग्विस्टिक एनालिसिस कर चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रुकते हैं। ये मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। क्या मैं प्रोफेसर हूँ हायर एजुकेशन प्रोफेसर में पाकिस्तान एंड ये मेरी पीजीज है और ये सारे एग्जाम सो पहला क्वेश्चन हमें आता है रन इज ए पोएट ऑफ। बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। सबसे पहले जो हमारी जो एज है एलिजाबेथन एज ये आती है 1558 टू 1603 एंड 1603 से लेके 1625 तक हमारी चलती है जैकोबियन एज एंड देन 1625 से और 26 से 25 से लीजिए 1649 तक चलती है हमारी कैरोलिन एज एंड 1649 से लेके 1660 ब्रिटन एज। सारे के जो मेजर वर्क्स हैं वो इस वाली एज में आते हैं, दैट इज जैकोबियन एज। सो डन इज कंसिडर्ड अ जैकोबियन पोएट। हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट। तो ये पहला ये सरफेस लेवल क्वेश्चंस है, आप सभी को बहुत अच्छे से आते होंगे। जॉन टन जो है हमारे वो ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट कंसिडर किए जाते हैं। कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, ही इज कंसिडर्ड एज अ लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट। हु सेड दैट अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। ये बात किसने कही थी? बात हमें पता है ड्राइटन ने कही थी अपने, इसमें कौन से वक्त में कही थी? एसेस कंसर्निंग सटायर, ठीक है। Who is the founder of Metaphysical School of Poetry? Again, answer would be option number first, that is Let's use the term metaphysics for first time in connection with Dunn's poetry in his Tush। और हमें पता है मेटाफिजिक्स जो पोइट्री वर्ड है ये किसने यूज किया था? ये ड्राइडर ने यूज किया था डिस्कोर्स कंस्ट्रक्शन सटायर में, ठीक है। अभी मैंने ऐसे कंस्ट्रक्टर बोल दिया था तो माइंड मी फॉर दैट। ये डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर इनका वर्क था। इलियट ने ये नहीं किया है। इलियट का हालांकि मेटाफिजिकल पोएट्स नाम से ऐसे है, ठीक है, जिसमें इसने यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी के बारे में बात की है। तो यूनिफिकेशन हम उससे खुद से समझते हैं, नॉट डिसोसिएशन के बारे में बताया इसने। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 1779 में जो लाइफ ऑफ काउली है वो की थी, इसमें मेटाफिजिकल टर्म दिया था, ठीक है। और डन का सॉन्ग्स एंड सोनेट जो है वो 1633 में। मेटाफिजिकल पोइट्स आई थिंक एक वीडियो में मैंने 1919 बताया है, 1919 ना होकर 1921 में पब्लिश हुआ था एज फार एज आई एम अवेयर। एक बार इसको आप कंफर्म कर लेना, चेक कर लेना, 1921 में पब्लिश हुआ था। लेट्स गो इन द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री इन डैश। तो अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्री जो है टर्म कॉइन की थी किसमें? अपने वर्क लाइफ ऑफ पाउली में। हु सेड दैट metaphysical poetry is indulgence in dissimilar images or discovery of occult resemblance in things apparently alike। ये बात किसने कही है? देखिए क्रिटिसिज्म की बात हो रही है ना, यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हो, और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ही उनको क्रिटिसाइज किया था लाइफ ऑफ काउली में, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं कि ये सिमिलर जिसकी बात करते हैं, बहुत डिफरेंट इमेजेस होती हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, उनका कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। हु इज नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट? हेनरी वॉगन, हमने एक लिस्ट पढ़ी थी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, तो हेनरी वॉगन वाज देयर, जॉर्ज हर्बर्ट वाज देयर, जॉन डन वाज देयर। ड्राइडन इज नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट। ड्राइडन talked about, he commented about John Donne, right? He was not a metaphysical poet himself. Next question में आता है, which of the following is not a feature of Donne's poetry? देखिए subtle use of reasoning, बिल्कुल reasoning का यूज करते हैं। A blend of thought and emotion, ये क्या हो जाता है? Thought and emotion जहाँ पे मिलते हैं, इसी को डेसिलिएट ने क्या बोला है? इसी को डेसिलिएट ने बोला है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये सिर्फ किस में मिलती है? ये सिर्फ मेटाफिजिकल पोएट्स में ही मिलती है। यूज ऑफ फार फेस्ट इमेजेस, स्क्योर्ड एंड अनयूजुअल इमेजेस, ये भी मिलता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे डन की पोएट्री के फीचर है या फिर मेटाफिजिकल पोएट्री के हैं। Dunn's song "Go and Catch a Falling Star" was published in the volume of poems held titled Songs and, ठीक है, ये इनका वर्क था सॉन्ग्स एंड सोनेट, 1633 में पब्लिश हुआ था। और अराउंड 55 इसमें सॉन्ग्स एंड
हाउ मेनी पोम्स वर इंक्लूडेड इन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स? तो अभी मैंने बताया इसमें 55 सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इंक्लूडेड थे। द वॉल्यूम ऑफ द पोम्स सॉन्ग एंड सोनेट्स what was published in 1633. Guns Go and Catching a Fall Star was published in 1633. इसमें सॉन्ग्स एंड सोनेट वॉल्यूम के साथ ही ये पब्लिश हुई। Guns song Go and Catch a Falling Star is divided into these stanzas of Michael Banks, which make it a 27-line song. Each stanza of Go and Catch a Falling Star contains कितनी lines? 9 lines. ठीक है। The right scheme of each of the stanza of Go and Catching a Falling Star, Go and Catch a Falling Star is, हमने देखा था फर्स्ट और थर्ड स्टैंजा में कौन सी राइम्स की फॉलो हो रही? A B D D D। सेकंड स्टैंजा फॉलो हो रही A B B E E B A B C। आई एम नॉट श्योर, ठीक है, आप लेक्चर देखना उसमें आपको मिला होगा A B P C D S। दिस वाज द राइम स्कीम इन सेकंड स्टैंजा, लेकिन फर्स्ट और थर्ड स्टैंजा में ये वाली राइम स्कीम हो रही थी। दिस वुड बी आवर आंसर। Guns वॉल्यूम सॉन्ग्स एंड सोनेट्स वाज पब्लिश्ड बाय, तो ये पोस्टुमसली पब्लिश हुई थी, उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी और ये उनके बेटे ने पब्लिश करवाई थी। Which of the following, according to Dunn, is considered to be the greatest impossibility? Catch a falling star, find a true and fair woman, get a child with mandrake root, to hear mermaid singing. सबसे ग्रेटेस्ट इम्पॉसिबिलिटी कौन सी है? टू फाइंड अ ट्रू एंड फेयर वुमन। एक लॉयल और ब्यूटीफुल वुमन को ढूंढना सबसे ग्रेटेस्ट इम्पॉसिबिलिटी। Then uses dash, which is a form of hyperbole that uses exaggeration so magnified as to express impossibility to strengthen the theme of the poem Go and Catch a Falling Star। देखिए, दो चीजें आ रही हैं, तो आ रहा है एक्सेजरेशन और एक आ रहा है इम्पॉसिबिलिटी। एक्सेजरेशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरबली। और हाइपरबली में ही इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है। हाइपरबली का टाइप होता है, क्या होता है वो? एस्ट्रोनॉट। ठीक है, फर्स्ट हमारा आंसर हो जाए। सिंडिटोन और अंडिटोन क्या होता है? जब हम किन्हीं चीज़ों में एंड का यूज़ करते हैं तो वो सिंडिटोन हो जाता है। जैसे कि आई लाइक बनाना एंड मैंगो एंड एप्पल्स एंड ब्लूबेरीज, राइट? ये हो गया सिंडिटोन। ठीक है, जहाँ पे हम कनेक्टिव कंजक्शन का यूज़ करते हैं, है ना। अब कनेक्टिव कंजक्शंस कौन से होते हैं? एंड होता है बट होता है। जहाँ पे हम कोरिलेट कंजक्शन का, इन वाले कंजक्शन का यूज़ करते हैं, वो हो जाता है सिंडिटोन। और जहाँ पे इन्हें हटा देते हैं, हम इनको रिमूव कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एंड हटा के कॉमा लगाते हैं सबसे, ये हो जाएगा हमारा असिंडिटोन। ठीक है। प्रोलेप्सिस क्या होता है? प्रोलेप्सिस वो होता है, प्रोलेप्सिस में जहाँ पे हम कोई इवेंट तो हुआ ही नहीं है, लेकिन उस पर से मान के चलते हैं, ऐसा रेफर करते हैं कि वो हो चुकी है। जैसे कि द मर्डर्ड मैन टुक, है ना। तो हम बात उस इंसान की कर रहे हैं, तो उसका फ्यूचर में मर्डर होगा, क्योंकि अगर वो खुद मर ही चुका है तो वो टी कैसे पिएगा? तो ये फ्यूचर की सिचुएशन है, लेकिन उसको हम अभी से लेकर चल रहे हैं, राइट। द मर्डर्ड मैन टुक टी। इस तरह की जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसको हम बोलते हैं प्रोलेप्सिस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट दैट हैज ह्यूमन क्वालिटीज? तो मैथिक प्लांट इसमें मैं वर्म में इसकी जो रूट होती हैं वो इस तरह से ह्यूमन बेबी की तरह दिखते हैं, उनके बॉडी जो पार्ट्स है वो ऐसे दिखते हैं। अच्छा, इज इट माइथिकल प्लांट या फिर ये असली में होता है? तो इट्स अ रियल प्लांट। ठीक है, ये असल में ऐसा। इसके ऊपर कुछ स्टोरीज है जो कि मिथ है, जब हम उसको आहूत करते हैं तो ये इसमें से बच्चे के रोने की तरह आवाज आती है, तो ये चीज मिथ है। ठीक है। Guns song Go and Catch a Falling Star is marked by abrupt colloquial dramatic opening, बिल्कुल colloquial opening है, abrupt opening है। स्पीच रिदम्स बिल्कुल है, स्पीच है, दो लोग डायलॉग की फॉर्म में बात कर रहे हैं, जो पोइट है वो रीडर से। सटायरिकल सिनिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन भी एकदम सही है, तो ऑल ऑफ द अबव फीचर, ये सारे ही इसका आंसर हो। द क्वेस्टर इन गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज एक्सपेक्टेड टू राइट 10,000 डेज एंड नाइट, पहला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेस्टर मतलब जो क्वेस्ट पर जा रहा है, जो एक जर्नी पर जा रहा है। ठीक है,
तो शी वाज ट्रू व्हेन यू मेट हर, यू इन द लाइन रेफर्स टू, तो यू किसको रेफर करता है? क्वेस्टर को, वही जो जर्नी पे जाएगा, जो पिलग्रिमेज पे जाएगा, को तो वुमेन मिलेगी, ठीक। Which of following is not included in the impossible list of done as described in his song Go I'll Catch a Falling Star? Catch a Falling Star बिल्कुल, Heap of Envies ये भी है, Who Cleft the Devil's Foot ये भी है, To Meet an Honest Man ये नहीं है। विंड की बात हो रही है, उस एनवायरनमेंट की बात हो रही है जिससे कि ऑनेस्ट मैन प्रोग्रेस करता है ना, जिससे कि वो इंस्पायर होता है। लेकिन इसकी बात नहीं हो रही है, ऑनेस्ट मैन से मिलने की बात हो रही है। ऑनेस्ट मैन को तो आप कहीं पर भी मिल सकते हो। द पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार डिस्क्राइब्स फिकलनेस ऑफ वुमेन, काइंडनेस ऑफ वुमेन, ब्यूटीज ऑफ वुमेन एंड डाइवर्सिटी ऑफ वुमेन। तो ये क्या फिकलनेस, उनका जो फिकल बिहेवियर है, अनस्टेबल बिहेवियर है, इनकॉन्स्टेंसी जो है उसकी बात कर। द पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज नोटेड फॉर इट्स सिंपल लैंग्वेज, ह्यूमरस क्वालिटी, फार फेच्ड इमेजेस, है ना। ये फार फेच्ड इमेजेस के लिए, मेटाफर्स के लिए जानी जाती है। Which of these literary devices or techniques does Donne use in his poem to strengthen his argument that women are unfair? किसका यूज करता है? ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करता है, बिल्कुल। इफ वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। हाइपरबोली का यूज करता है, बिल्कुल करता है। सब्जंक्टिव मूड का भी यूज करता है। वर वाला केस बताया था मैंने, है ना, सिंगुलर शब्द के साथ, तो वो क्या है? सब्जंक्टिव मूड है। तो ये सारे ही करेक्ट हो जाएंगे। London was perhaps the most prominent writer of 17th century, was marked by its use of complex imagery, primary to explore concepts of religion or love known as metaphysical poetry. ठीक है? Which Shakespearean line can be associated with the poem Go and Catch a Falling Star? Frailty, thy name is women from Hamlet. तो पहला वाला ऑप्शन उसका हो जाएगा frailty, thy name is women, है ना, मतलब falsehood, क्या है? women का एक सिनोनिम है, ठीक है। बाकी सारी लाइन ये गलत है। वुमेन thou art frailty नहीं, ब्यूटी इज वीकर देन लव नहीं, ब्यूटी कांट लिव विदाउट रॉयल्टी, सारी ऐसा कोई भी हेमलेट में ऐसा लाइन नहीं आती है, सारी गलत है। हाउ मेनी इम्पॉसिबल टास्क आर मेंशन्ड इन द पोम? तो पोम में कितने हैं? 8 इम्पॉसिबल टास्क मेंशन है। 7 तो स्टेंजा में है, फर्स्ट में, स्टेंजा 1 में है 7, स्टेंजा 2 में है। विच इज नॉट ट्रू? द पोम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार हैज कोलोकियल लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। Go and catch a falling star contains far-fetched images, बिल्कुल सही है। Go and catch a falling star is thoroughly written in iambic tetrameter। देखिए इस बात का कोई जिक्र नहीं मिलता है ना, ऐसी बात हमने नहीं पढ़ी है। Go and catch a falling star dismantles Petrarchan traditions of conceits, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो नॉट ट्रू का मतलब क्या है? फॉल्स। कौन सा ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 फॉल्स हो जाएगा, इसका आंसर ये नहीं है। What kind of image is not mentioned in the first stanza of Go and Catch a Falling Star? एस्ट्रोलॉजिकल इमेज, माइथोलॉजिकल इमेज, बोटैनिकल इमेज, साइकोलॉजिकल इमेज। देखिए साइकोलॉजिकल इमेज इसमें आती है कौन सी? एनवी स्टिंग वाली आती है। माइथोलॉजिकल इमेज कौन सी आती है? इसमें डेविल्स फुट आती है और मरमेड सिंगिंग आती है। बोटैनिकल इमेज इसमें आती है कौन सी? मेल्ड्रिक वाली। एस्ट्रोलॉजिकल इमेज यहाँ पे कोई नहीं आती है, एस्ट्रोनॉमिकल इमेज आती है। देखो एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष से रिलेटेड, ठीक है, ज्योतिष। एस्ट्रोनॉमी होता है रिलेटेड टू स्पेस। तो जो पहली जो उसका टाइटल है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, वही एस्ट्रोनॉमिकल इमेज है, एस्ट्रोलॉजिकल इमेज हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। कॉमन डिनोमिनेटर बिटवीन ऑल द टास्क सच एज गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार एंड टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग एटसेट्रा मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा इज, क्या है? इंपेरेटिवनेस नहीं, इम्पॉसिबिलिटी। बोथ इंपेरेटिवनेस एंड इम्पॉसिबिलिटी सिनेसिज्म नहीं। इंपेरेटिवनेस का मतलब होता है बेटा अर्जेंसी, क्या? अर्जेंसी। अर्जेंसी से कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, आपकी जल्दी से करना है, बहुत जल्दबाजी में करना है, बहुत ही नीड है उसी। फाइंड द इनवैलिड स्टेटमेंट गुड एंड कैच द फॉलोइंग स्टार इज अ लिरिक पोएम, बिल्कुल सही बात है, लिरिक पोएम। गो एंड कैच द फॉलोइंग स्टार इज अ मेट्रिकल वर्स, बिल्कुल सही है, इसमें मीटर है तो मेट्रिकल वर्स है। गो एंड कैच द फॉलोइंग स्टार इज रिटन इन ग्रैंड स्टाइल नहीं, ये कोलोकियल स्टाइल में लिखी गई है, बातचीत करने वाले स्टाइल में लिखी गई, ग्रैंड स्टाइल में नहीं लिखी गई है। गो एंड कैच द फॉलोइंग स्टार हैज अ लाइट पिगमेंट ऑफ लाइट हार्ट ब्यूटीज, बिल्कुल सही बात है। बहुत ही हल्की बातें करी गई हैं उनकी, कैसी? लाइट हार्टेड ब्यूटीज की, जो फिकल लेडी होती है उनके बारे में। और ये बहुत सीरियस डिस्कशन नहीं हुआ है, तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा इनवैलिड, कौन सा? थर्ड वाला, ग्रैंड स्टाइल हमारी यूज नहीं करी गई है। राइट फॉर डैश ईयर्स टिल इट इज नो बाय टीयर्स ओनली ऑन द हेड,
तो 10,000 10,000 ईयर्स था या 1000 ईयर्स था या 54 था 27 था। देखो हमने इसको डिस्कस किया था। 10,000 देख के हम 10,000 ऑप्शंस लगा देते हैं, जबकि क्या है 10,000 डेज एंड नाइट्स है, नॉट 10,000 ईयर्स। ये कितने होंगे 27, ठीक है। 10,000 का 1000 का 365 से डिवाइड कर हो गया तो 27 ईयर्स वहाँ पे आ जाएंगे। In the poem, Cohen Catch a Falling Star, Dunn shows his personal experiences and association with women in London and his view about women's faithlessness. बिल्कुल सही बात है। Shows the impossibility of finding a true and faithful women. बिल्कुल सही बात है। So shows a cynical attitude towards the fair sex. Fair sex का मतलब क्या होता है? Woman भी सही है। Shows admiration for women. ये गलत बात है। वो एडमायर नहीं करता है। मैं कोई चेक टाइम वर्स की, अगर हमारे पास कितना टाइम है हम 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं ही। अभी तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, आज इसको फिनिश कर देंगे सारे क्वेश्चन। इन द पोएम कुक कैन कैच अ फॉलिंग स्टार, द प्रोटैगनिस्ट विश टू सी द डेविल फुट टू मीट इट, हियर द इट सिंगिंग टू कैच अ फ्लाई। देखो डेविल के फुट को देखने की बात तो होती नहीं है। हाँ, मर और कैच अ फ्लाई की बात भी नहीं होती है। अब दो चीज आती है, टू मीट अ ट्रू वुमन, टू हियर द मरमेड सिंगिंग। तो यहाँ पे वो जो आर्ट है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द सिंगिंग ऑफ मरमेड, उसकी बात करता है। लेकिन थर्ड स्टैंजा के फर्स्ट में वो क्या बोलता है? वो ट्रू वुमेन से मिलना चाहता है, ऑनेस्ट वुमेन से। वो बोलता है कि इफ यू फाइंड वन लेट मी नो। वो वाली लाइन से हमें पता चलता है कि पोएट जो है वो एक ट्रू वुमेन से मिलना चाहता है, एक फेथफुल वुमेन से मिलना चाहता है। उसके बाद में हालांकि वो डिनाई कर देता है, इवन इफ शी लिव्स नेक्स्ट टू माय डोर आई विल नॉट गो, है ना, उस तरह की कुछ बातें करता है। लेकिन थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में वो ये बातें बोलता है। इन द पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, हाउ मेनी डेज एंड नाइट्स मस्ट द प्रोटैगनिस्ट राइट। तो प्रोटैगनिस्ट है वो कितने देर, प्रोटैगनिस्ट पता है यहाँ पे कौन है? यहाँ पे तो पोएट ही प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है। वो कौन कितने दिन तक राइड करने की बात करता है? 10,000 डेज एंड नाइट राइड करने की बात करता है। द टोन ऑफ द पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज, कैसी है ये? रिलीजियस है? बिल्कुल नहीं। मैनिपुलेटिव है? बिल्कुल नहीं। मिस्टिकल है? बिल्कुल नहीं। सिनिकल है? फुल ऑफ डाउट है। अबाउट हूम? अबाउट women. How many impossible tasks does Tull enumerate in first stanza of poem Go and Catch a Falling Star? तो पहले स्टेंजा में कितने हैं? मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था, 7 टास्क फर्स्ट स्टेंजा में है और 1 टास्क सेकंड स्टेंजा में है। How far does Donne in his poem Go and Catch a Falling Star advise the seeker of a true woman to travel? कितना बताता है बेटा? For 10,000 days and nights, ठीक है। थ्रू आउट यूनिवर्स बिल्कुल नहीं। टू फारदेस्ट पोल्स ऑफ द अर्थ नहीं। इनटू द सेंटर ऑफ अर्थ नहीं। Which of the following is not true regarding the poem Go and Catch a Falling Star? It is impossible to find a faithful woman as to capture a falling star. ये तो ट्रू है। जैसे हमें फेथफुल वुमेन ढूंढना मुश्किल है, इस तरह से जिस तरह टूटते हुए तारे को पकड़ना मुश्किल है। डन एक्सप्रेसेस ट्रस्ट इन हिज बिलव, ऐसी बात कहीं नहीं आती है कि डन को अपने उसकी बिलव लेडी हिप्स के अंदर भरोसे की बात है, ऐसा कुछ नहीं आता। डन सेज दैट इट इज इम्पॉसिबल चेंज ह्यूमन नेचर, बिल्कुल। वो कहता है कि अगर तुम्हें ब्यूटीफुल वुमन मिलेगी भी जो कि लॉयल हो, तो जब तक तुम उसके पास जाओगे, जब तक मैं उसके पास जाऊँ, तब तक उसके 2 या 3 अफेयर हो चुके होंगे, 2 या 3 बार वो फेथलेसनेस दिखा चुकी होगी। डन एक्सप्रेसेस इज डिसट्रस्ट इन वुमेनकाइंड, बिल्कुल सही बात है। औरतों के अंदर उसका भरोसा नहीं है, है ना, उस चीज को एक्सप्रेस करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? नॉट ट्रू, मतलब क्या है? फॉल्स। कौन सा ऑप्शन फॉल्स है? राइट ऑप्शन हमारा इसमें फॉल्स हो जाएगा। डन एक्सप्रेसेस ट्रस्ट इन हिज बिलवड। Go and Catch a Falling Star is addressed to reader to tell him that true love does not exist. Challenge him to find out an honest and fair woman. Tell him that he should be beware of women. Tell him that women are false and faithless. तो यहाँ पे चैलेंज कर रहा है ना? क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है क्या करने के लिए? ऐसी लेडी ढूंढ के लाओ जो कि ऑनेस्ट भी हो और फेयर भी हो। Which of following is not true? Then considers a woman a heroine, goddess and worthy of love and admiration. तो पहला ही हमारा में ऑप्शन हो जाएगा, डन से कोई भी बात नहीं होता है। The metaphysical poets look at women's fashions, weakness and supposed faithlessness, बिल्कुल सही बात है ये। Done uses conceits to convey his point, ये भी सही बात है।
एटीट्यूड टू द फेयर सेक्स इज फाउंड मोस्टली इन अर्ली पोम्स ऑफ देम। ठीक है, ये सारी बातें सही है, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, हमें फॉल्स बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है, विच इज नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर 1 वुड बी आवर आंसर। के बाद क्वेश्चन 42 पे आते हैं। राइट 10,000 days and nights still it is slow right here on the acoustic device used in our analysis। क्या हो जाएगा, हाइपर पल्लू हो जाएगा इसमें। ठीक है, 10,000 days and night डिस्कस किया था कि पॉसिबल तो है इतने दिन और रात ट्रैवल करना, लेकिन एग्जैजरेशन है, बड़ा चढ़ा कर ये बात करी गई है ना। Oh, when thou returnst will tell me thou here refers। वो पोइट किसको बोल रहा है कि जब तुम वापस लौट के आओगे, किसको बोल रहा है, रीडर को बोल रहा है, क्योंकि चैलेंज भी किसको कर रहा है, वो रीडर को कर रहा है। किसके बीच में बातचीत हो रही है, रीडर और पोइट के बीच में ही बातचीत हो रही है। What mind serves to advance an honest mind means, इसका मतलब क्या होता है, that an honest man can find a true woman नहीं, that a pleasant wind gives pleasure नहीं, that honesty is hypocrisy नहीं, it's impossible to find out the reason which makes a man honest। बिल्कुल सही है, फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। Which of the following is not true? Mandrake is another name for devil। पहला ही हमारा ऑप्शन हो गया, मैंड्रेक से डेविल का कोई मतलब ही नहीं है। द डेविल इज पिक्चर्ड एज हैविंग अ क्लोवन फुट और डिवाइडेड हूफ लाइक अ क्रीक और पैन। ठीक है, बिल्कुल सही है, उसका पैर जो है वो चिरा हुआ है, फटा हुआ होता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैथोलॉजी मरमेड्स वर हाफ फिश हाफ वुमन यूज्ड टू सिंग वेरी स्वीटली। बिल्कुल सही बात है। ऊपर की बॉडी कैसी होती है, हाफ वुमेन, और नीचे की बॉडी हाफ फिश। रूट ऑफ द मैंड्रेक रिजेंबल्स द ह्यूमन फॉर्म। बिल्कुल सही बात है कि मैंड्रेक की रूट होती है वो ह्यूमन बेबी की तरह होती है। Why does यूं की तरह होती है मैंड्रेक रूट होती है। Why does Donne use the image of a falling star, a mermaid singing, and mandrake in the poem? As it's impossible to catch a falling star or meteor, so is impossible to find a constant woman। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हम टूटता हुआ तारा नहीं पकड़ सकते, उस तरह से हम एक कांस्टेंट वुमन को, एक फेथफुल वुमन को नहीं ढूंढ सकते जो कि ब्यूटीफुल भी हो। एज दीज आर दोनों इम्पॉसिबिलिटीज। बिल्कुल सही बात है, सारी इम्पॉसिबिलिटीज हैं, इम्पॉसिबल टास्क हैं। As it is impossible to listen to the music of a mermaid, so is the possibility of finding a chaste and beautiful woman। बिल्कुल सही बात है, ये सारे ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो आंसर नंबर 4 हमारा ऑप्शन। A theme of the poem is the impossibility of hearing mermaid sing, catching a falling star, getting a child from mandrake root और finding a true woman। तो उसकी थीम क्या है पोम की, एक वुमन को ढूंढना। What is the theme of the poem? दोबारा क्वेश्चन आता है, तो वुमेन्स इनकंसिस्टेंसी, वुमेन्स कॉन्स्टेंसी, तो कॉन्स्टेंसी भी नहीं है, चर्नी भी नहीं है, और फेथफुलनेस भी नहीं है। इनकॉन्स्टेंसी मतलब इनफिडिलिटी है ना, वुमेन की डिसलॉयल्टी। विच व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट दैट हैज ह्यूमन क्वालिटीज। द मैंड्रिक की जो रूट होती है वो ह्यूमन की तरह होती है। ठीक है, द पोएट वुड लाइक टू मेक पिलग्रिमेज टू हिज वाइफ who is relative to a church and a fair and faithful woman। तो फेयर एंड फेथफुल वुमन की तरफ पिलग्रिमेज लेना चाहेगा। Who is considered as pilgrimage in the poem? तो पिलग्रिमेज कंसिडर किया गया है अ ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट वुमेन को। देखो फेयर के साथ में डिसऑनेस्ट आ गया, ऐसी तो सब होती हैं अकॉर्डिंग टू पोइट। सिर्फ वुमन नहीं, अ ब्यूटीफुल वुमन नहीं, ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट वुमन। ठीक है, Dunn's song Go and Catch a Falling Star is marked by what? Far-fetched conceits, बिल्कुल सही है। Abrupt, colloquial and dramatic opening, ये भी सही है। Satirical, cynical attitude attitude to woman, ये भी सही है। आंसर नंबर 4 would be our right option। Question number 56. The poem Go and Catch a Falling Star is considered as a revolt against traditional love because the poet keeps women on the pedestal like goddess। गलत हो गया, यही और option। The poet criticizes women for their fickleness। बिल्कुल सही बात है। The poet blames women। बिल्कुल सही बात है। The poet adores the faith of women। एक मिनट, पेडिस्टल गॉडेस ऐसी बात तो पोएट नहीं करता है, क्रिटिसाइज करता है फिकलनेस के लिए। ठीक है, ब्लेम भी नहीं करता है उन्हें। द पोएट अडोर्स द फेथ ऑफ वुमेन, और फेथ की बात नहीं। राइट ऑप्शन हमारा हो जाए क्रिटिसाइजेस। क्रिटिसाइज कर रहा है, वो किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रहा है, वो बता रहा है कि वुमेन ऐसी है। लेट्स कम टू क्वेश्चन 2। A conclusion in the poem Go and Catch a Falling Star is that you can find a true and fair love if you go on a pilgrimage
that it is impossible to find a true and a fair woman, that you can find a true and a beautiful and fair woman if you write 10,000 days. True and fair women are rare. ये impossible है, ठीक है? ऐसा impossible है to find true and fair woman. Fifth stanza of the poem, go and catch a falcon start, less impossible task. तो थर्ड स्टैंजा जो है उसमें कोई भी इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। यहाँ पे जो हमारे आज के क्वेश्चंस थे, गो एंड कैच अ फॉलोइंग स्टार बाय जॉर्डन, खत्म होते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, उस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके हमें बताएं। देखते रहिएगा।